देश संभल रहा है ना विदेश संभल रहा है। हमारे 10 करोड़ वर्कर्स तो गए काम से। ये बड़े बड़े छाती चौड़ी करके राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं 50% टैरिफ के ऊपर। जहां तक मेरी न्यूज है, कारपेट में 20 लाख वर्कर्स गए काम से, 60% उनका जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को। टेक्सटाइल में 4.5 करोड़ वर्कर्स हैं, उनका धंधा डाउन। डायमंड में 15 लाख वर्कर्स हैं, 10 लाख तो सूरत में वो गए। उनके तो लोग निकल के सुबह रोज जाते फैक्ट्री में, पूछते हैं सर नौकरी हमारी ठीक ठाक चल रही है या हमें निकाल दिया आपने, आप बता दो हमें क्या करना है। तो कई तो डायमंड वाले ऐसे हैं, 2-3 जो उनका अभी इकोनॉमिक न्यूज़पेपर में चर्चा आई है कि दे आर शिफ्टिंग टू दुबई। बोलते हैं अगर ये 50% का मसला नहीं संभला तो वी आर गोइंग शिफ्टिंग टू दुबई, और कुछ कहते हैं मैक्सिको जाएंगे। फार्मा हो या श्रिम्प में 2 करोड़ लोग हैं कुल मिला के, मशीनरी हो, ये सब तो बर्बाद हो गए। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दीस 10 करोड़ पीपल जिनकी काली दिवाली सामने आ रही है सर। और ये तो डुबो दिया, कोई मैनेज ही नहीं कर पा रहा है। और जहां तक ये बोले थे 25 तारीख को मीटिंग होगी, उनकी टीम आएगी, तो ट्रम्प ने मना कर दिया, कोई कोई टीम नहीं आ रही, कोई बातचीत नहीं होगी, पेन उठाओ और साइन करो, अदरवाइज गेट आउट फ्रॉम हियर। ये बोल है। और गडकरी आज कहते हैं नहीं नहीं अमेरिका अपनी दादागिरी कर रहा है। तो भाई तुम इंडिया में क्या कर रहे हो, तुम भी दादागिरी कर रहे हो ना। आज तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया तो तुम चिल्ला रहे हो, गिरीश भाई। सर एक बहुत फेमस कवाली थी कि चांद को छूने वाले इंसान देख तमाशा लकड़ी का। तो ये चड्डी और लकड़ी का तमाशा आपने देख लिया, अब वो खत्म होने आ गया तमाशा। आपके लोकल पॉलिटिक्स के गलत ईगो में और ओवर कॉन्फिडेंस में आपने चाइना से रिश्ते बिगाड़ लिए, आपने रशिया से रिश्ते बिगाड़ लिए। अब आप कैसे जाके वहां से लौट रहे हो, और ये होगा कि जो इनिशियल आपके पास निगोशिएशन पावर था, अब आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर वॉज द फर्स्ट मैन टू टेल कि हम लोग चाइना से लड़ नहीं सकते, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेल कि हमने डी डॉलराइजेशन में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग तो डॉलर के साथ रहेंगे। ये ऑल स्टेटमेंट्स अभी आपको जाके वहां पे एससी और ब्रिक्स में सुनने पड़ेंगे। और ये दिखाने के लिए कि हम लोग तो सारे इजराइल की तरह हम सारे अपने पड़ोसियों को कब्जे में रख लेंगे। पहले आप अपने दोस्त को ले गए, इसको धंधा दे दो, धंधा दे दिया, नहीं दिया तो फिर आपने उसके साथ रिश्ते तोड़ दिए। आज उन्हीं सबको आपको वापस बुलाना पड़ता है, आपको मालदीव के प्रेसिडेंट को बुलाना पड़ता है और उसका सम्मान करना पड़ता है। तो आप अभी गलती समझ गए हो तो खुल के बोल दो कि हमारे से गलती हो गई और हम लोग ये इंप्रूवमेंट करेंगे। आप चाइना से 99 मिलियन का धंधा भी कर रहे हो और यहां आप बता रहे हो कि चाइना इज एन एनिमी। आप ये बता दीजिए, ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच में झगड़ा जो अमेरिका ने लगाया था, वो डेमोक्रेसी के नाम पे वो वेस्ट बैंक में क्या कर रहा है, वहां मर रहे हैं वो, उसको दिख नहीं रहे हैं, उसको पाकिस्तान में दिख रहे हैं। ये सब जो ये इसके जो ड्यूअल पॉलिसीज में है, आई यू कंपेयर कि भाई ऑटोक्रेसी अगर चाइना और रशिया में और ईरान में है, लेकिन उनकी डेवलपमेंट की आप स्पीड देख लो। उनका माइंडसेट ये है कि लेट द पीपल बी हैप्पी। आपका तो ये है कि भाई कैसे वॉर करा जाए और कैसे दुश्मनों को आगे बढ़ा के अपने हथियार बेचे जाए। अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। और यूरोपियन यूनियन और इनको भी, आपने तो पूरा स्टडी किया हुआ, आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन को भी अपनी गलती समझ में आ रही है अब, और दे आर ऑल्सो टेकिंग ए न्यूट्रल स्टैंड। उनको भी तो जिंदा रहना है। आज जर्मनी और ये देखिए उनका जो स्टैंड है, दे ऑलरेडी कंपनीज ऑलरेडी अप्रोच्ड जिनपिंग, और जिनपिंग ने बड़े बोल्डली स्टेटमेंट भी दे दिया कि भाई मैंने सैंक्शन नहीं लगाए, कंपनी के पास माल होगा तो आपको देगा। सो द थिंग्स वेर क्लियर। तो अभी आपको अगर गरज है तो आप जाके चाइना में धंधा करिए, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छा मैं कुछ सुन रहा था, तो पीपल शुड वॉच दैट। एक सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो अपना ब्लॉग चलाते हैं, दैट इज विजय सरदाना। उनका मैं ब्लॉग सुन रहा था तो ही गिव दिस पॉइंट कि भाई 10 कंपनियां जो आप समझ लीजिए कि $700 बिलियन, 1 ट्रिलियन की आपकी गड़बड़ है, उसमें 700 ट्रिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं वो लोग इन कंट्रीज से। तो आप उस पर टैक्स लगा के अपना पैसा रिकवर क्यों नहीं करो? क्या वो अपना पूरा एस्टेब्लिशमेंट छोड़ के आएंगे? तो आपके पास लेबर कहाँ है? नहीं परवड़ेगा आपको। तो अभी इसमें वॉलमार्ट डूइंग $200 बिलियन, जनरल मोटर्स 114 बिलियन, फोर्ड मोटर्स 70 बिलियन, टारगेट कंपनी है 50 बिलियन, होम डिपोज करके एक कंपनी है जो सिर्फ फर्नीचर और होम अप्लायंसेस बेच रही है, वो भी कम से कम। और दिक्कत क्या है कि इनको $10 का माल अमेरिका में वो अपनी ब्रांड लगा के $100 में बेच चुके हैं। तो इन्होंने बड़ी ब्लैक मार्केटिंग जो करी वो उन्होंने कमाया, तो आप उससे टैक्स ले लो, आप कंट्री को क्यों टैक्स कर रहे हो? इट वॉज ए वेरी वैलिड पॉइंट। लेकिन उसको और एक चीज ऐड कर दूं कि देयर इज ऑलवेज ए सिल्वर लाइनिंग। और मैं और एक प्रोग्राम पे मैं सुन रहा था कि जो चिल्ला रहे थे, आई डोंट गेट एनी रेम्यूनरेशन फ्रॉम मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, लेकिन जो फैक्ट है एज इन अ जर्नलिज्म विच यू थिंक यू कैन इन्वेस्टिगेट, उसमें एक चीज आप देखिए कि चुपचाप जो आपने चिल्लाना शुरू करा कि इतना प्रॉफिट मुकेश अंबानी ने कमा लिया पेट्रोल रशिया से सस्ता लेके, वो पीछे से चुपचाप क्या कर रहा है?
मुकेश अंबानी ने 160 करोड़ में ही हैज बॉट कैलविनेटर, 1960 की पुरानी कंपनी, जो बुजुर्ग है वो जानते हैं, कैलविनेटर वाज द ओनली नेम इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स एट ए टाइम। कैलविनेटर कंपनी को उसने खरीद के वो एलजी और सैमसंग की जो मोनोपोली इंडिया में, उसको वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अब वो क्यों कर पाएगा? काफी लोग आए लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास जो जियो का डेटाबेस है। तो आप देखिए वो कंपनियां जो जैसे ये प्रोक्योर कर रहा है, अभी चेन्नई में इनका एक प्लांट है। इट वाज एस्टोनिश टू नो कि आज भी हम लोग एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और इनके 95% कंप्रेसर्स इंपोर्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग कंप्रेसर्स इवन आफ्टर दीज मेनी इयर्स। तो ये सारा जो हमारा पैसा ड्रेन हो रहा है, उसको ये सोच रहा है कि चेन्नई के प्लांट को ये लेके उसको ये MIRC करके भी एक कंपनी है जो ओनिडा और टेक्सॉन का ये मोनोपोली चला रहे थे। मेरे को बिल्कुल याद है जब हमारे वहां एरिया, कच्छ एरिया में जब भूकंप आया था, कंपनीज वर इनवाइटेड अंडर एक्साइज बेनिफिट, तो एलजी आया था। एलजी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके एक जीनस कंपनी को दिया था। जीनस वाज ऑपरेटिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में था। जब वो एलजी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और उसने देखा कि अब प्रॉफिट नहीं है तो चला गया, तो जीनस कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम उसी को माल बेचें। तो वो बाकायदा उन्होंने एक वर्कशॉप, अपना डिस्प्ले शोरूम बनाया था बाहर, और सबको बोलते थे कि ये एलजी है, उनका नाम बदल के जीनस है। लेकिन इट वाज डिफिकल्ट फॉर देम टू सेल, क्योंकि उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो अभी आप देखिए तो 90% जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर्स के, ये अपने जो पैनल्स हैं, वो भी हम चाइना से और ताइवान से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सारों को धीरे से रह के हाउ ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन दोज मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट्स। तो जो एलजी का प्लांट है चेन्नई में, वो ये टेक ओवर करके सोचता है कि कंप्रेसर्स वगैरह आप चेन्नई के प्लांट बनाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे रेडी है। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स शुड नाउ कम एंड डिसाइड वंस एंड फॉर। हम लोगों ने तो बिल्कुल बनिए वाला हिसाब किताब रखा कि छोटो नफो ने बड़ो धंधो, ये इसका एक डायलॉग होता है कि भाई बड़ा धंधा कर लो, नफा चाहे छोटा हो, टर्नओवर उतना ही होगा। लेकिन कंपैरेटिव अगर आप देखो तो आपके ट्रेडिंग में 10 या 15% से ज्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है। व्हेन यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, दिस गोज अप टू 60 to 70%। तो वी शुड हैव स्टार्टेड। हमने सिर्फ बड़े बड़े प्रोग्राम दे दिए, स्टार्टअप इंडिया, गेटअप इंडिया, रनअप इंडिया, सब, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हमने बड़े बड़े वाइब्रेंट्स बना दिए जिसमें पता है इतने करोड़ के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, नथिंग वाज कमिंग। वी वर नेवर सीरियस कि इंडिया कब मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा, उसकी दिशा में अगर हम चल पाएंगे। अब चाइना से रिश्ता बनने के बाद आप, मैंने मेरे ख्याल से और भी किसी प्लेटफॉर्म पे बोला था कि 2 साल पहले नीति आयोग के एक मेंबर ने लिखा था एक्स पे कि भाई हम लोग गवर्नमेंट को 2 साल से बोल रहे हैं कि अलाउ चाइनीज टू ब्रिंग इन द इन्वेस्टमेंट, तो हमारी फैक्ट्रियां भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन हमको वो पॉलिटिकल कंपल्शन जो था कि नहीं, हमको उसको लाल आंख दिखानी है, वो हमारी जमीन दबा के बैठ गया। लोकल पॉलिटिक्स में चक्कर में हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमको इतना अकेला कर दिया है। अब आपके पास एक लास्ट मौका है डैमेज कंट्रोल करने का। अगर आपके एडवाइजर सही हैं और अगर आप देख पाते हो तो ठीक है, नहीं तो वी विल बी द बिगेस्ट लूजर्स ऑन द अर्थ, ऐसा लगता है। जी जी, एक आखिरी सवाल पर आते हैं कि अल्टीमेटली अब 25 अगस्त को मीटिंग तो अब नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप ने मना कर दिया है और ये भी कह दिया कि जब तक डील नहीं होगी मैं इंडिया से बातचीत नहीं करूंगा। ये रुख बहुत कड़ा रुख है। आज एक इस संडे को एक आर्टिकल आया था जिसमें एक बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा कि भारत को बड़ा रिटेलिएशन करना चाहिए अमेरिका के खिलाफ। और साथ में एक और आर्टिकल भी था उस पेपर में जिसमें लिखा था कि भारत को रिटेलिएशन से बचना चाहिए। अब देखिए साहब, ये विरोधाभास की स्थितियां हैं। मेरा आखिरी सवाल है, एक तो अभी वैसी चिड़ा बैठे हैं, सेकेंडरी सैंक्शन लगा दी ना तो हमको स्विफ्ट की पाइपलाइन से बाहर निकाल देगा। वो मैं आपको बताऊं, कुछ भी कर सकता है आज की डेट में, पागलपन में। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि लाठी उसके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है भाई। जो बात कह रहे हैं ना कि रिटेलिएट करो और दिखाओ कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम कितना हमारे दम है, हम झुकेंगे नहीं। वो झुकेंगे नहीं, तुम झुक तो चुके हो ऑलरेडी, तेल लेना तुम कर चुके हो। ये बेवकूफ किस्म के कई लोग आ गए हैं जो ये सलाह दे रहे हैं कि टकरा जाओ उससे। अब अमेरिका से टकराने का मतलब तो भाई भाई अपना सिर ही तोड़ना है। चट्टान के सामने सिर मारोगे तो सिर ही टूटेगा सर। गिरीश भाई, तो अभी प्रोसीजर तो रिवर्स हो गया। आपको ऐसे लगा कि ब्रिक्स का मैं फाउंडर मेंबर तो हूं, लेकिन रशिया चाइना को कंटेन करने के लिए मैं अमेरिका की गोद में बैठ जाऊंगा तो उसके डर से रशिया चाइना मेरी कंडीशंस मान लेंगे। अब हो गया उल्टा। अब आपको वहां जाना पड़ेगा, उनकी गोद में बैठे हो तो एससीओ की मीटिंग में ये स्टैंड आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप क्या बोलोगे
वो ट्रंप तय नहीं करेगा, वो जीपिंग और पुतिन तय करेंगे, और यू आर अगेन इनटू द नेट। अब देखना है वहां पे एससीओ की कंडीशन में सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप कितना दादागिरी से बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपने किसी को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं। आज अगर आप अपने इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स और कॉमर्स को साथ में लिया होता, क्योंकि सबसे शाना व्यापारी होता है, वो व्यापारी आपको रास्ता दिखाता। आज भी आपने बांग्लादेश से रिश्ता तोड़ दिया है। अभी थोड़े दिन पहले ही आपने देखा हो, किसी मोटरसाइकिल पे 2 स्मगलरों को पकड़ा था, दे वर हैविंग 1.5 kg ऑफ गोल्ड। उसको पकड़ा, भाई क्या करे, बोले हम लोग चावल ले रहे हैं दूसरी चैनल से। तो एक पैरेलल इकोनॉमी, जो स्मगलर्स और ये ड्रग होल्डर चलता है, उनको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं होता है, उनकी अपनी खुद की सर गवर्नमेंट एक होती है, न्यूज है, उनका रूट होता सर एक है। न्यूज है, इंडिया के 5-7 बड़े गारमेंट मैन्युफैक्चरर दे वांट टू शिफ्ट बांग्लादेश नाउ। कहते संबंध यस, खराब है लेकिन बाजू में है ना, वहां से कर पाएंगे, 20% लगेगा। दे आर शिफ्टिंग देयर सर। तो हमारा तो टेक्सटाइल घुस यस। गया ना अंदर पूरा का पूरा सर। ये देखिए क्या हो रहा है। नहीं तो ये अभी जैसे इन्होंने बोला कि अभी 50 साल तो अपोजिशन को वहीं बैठना है, हम लोग यहाँ बैठेंगे, तो इनको अभी और क्या चाहिए? इनको कावड़िए चाहिए जो निकलते रहेंगे राम मंदिर की सेवा के। तो लेट दिस पीपल गो देयर। मैंने आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया कि अफ्रीका में भी स्टार्टेड कि भी हम लोग सोचते हैं कि फार्मास्यूटिकल में काफी लोग वहां भागने को तैयार है। 38 बिलियन की मार्केट है, और 8% अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम कर दूं, देन आई एम प्रॉफिटेबल इन अफ्रीका, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी मार्केट भी तो फार्मा की वही है। अमेरिका बंद होता है तो बिजनेसमैन ने तो अपना रास्ता करना शुरू कर दिया है। और मैं समझता हूँ ये इसी पे तब टिके रहेंगे, अगर इनको लगता है कि भाई वही साधु बाबा का हिंदुस्तान फिर बना देना है जो 1600-1700 में था, देन दिस पॉलिसी इज वेरी वर्केबल। जी। बिल्कुल आपने सही कहा। पहले तो इंडिया के टैलेंट बाहर जाता था, अब इंडिया की इंडस्ट्री बाहर जाना चाहती है। कोई दुबई, कोई मैक्सिको, कोई अफ्रीका में। मतलब हमें ये भी छोड़ के चले जाएंगे। ये हमारे सरकार के पाप कर्म इतने ज्यादा हो गए हैं ना, पता नहीं इनका पाप का घड़ा कब भरेगा, लेकिन देश तो तबाह हो रहा है।